ना ही ये शादी होगी और ना ही मेरी विदाई होगी। अचानक ऐसी आवाज़ पर वहाँ बैठे सब चौंक गए थे। वह लड़की आज अपने हक के लिए खड़ी हो गई थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी, लेकिन शब्द उसके बड़े ठोस और मजबूत थे। आंचल बेटा, ये क्या कह रही हो? धर्मपाल साहब ने घबराकर उसे देखा। ठीक कह रही हूँ मैं पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी है। उसे कहिए कि ये बारात वापस ले जाए। वह अब भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। उम्मीद नहीं थी आपकी बेटी की इतनी लंबी जुबान होगी। दुल्हन की बुआ ने बड़ी मुंह बनाकर बोला। आंचल बेटा, ये बहुत सारे मेहमान हैं, तुम अंदर जाओ। नहीं पापा, अब बस बहुत हो गया। बार बार जो ये अलग अलग डिमांड करे जा रहे हैं और आप पूरी किए जा रहे हैं। उनको हर चीज़ इतना महंगा दिया है, यहाँ तक कि जिस गाड़ी में वो यहाँ बारात लेकर आए हैं वह भी आपने लेकर दी है। इस सब के बावजूद भी अब ये और 10 लाख रुपए की बात कर रहे हैं और आप उनकी विनती कर रहे हैं ये शादी कर ले। तो मुझे ये शादी नहीं करनी, वह अपनी बात सामने रखते हुए मना कर गई थी। सोच लीजिए धर्मपाल जी, जब एक लड़की की बारात वापस जाती है फिर उस लड़की को ब्याहने कोई नहीं आता। सपना देवी ने एहसान जताते हुए कहा। आंटी जी, आप जाकर अपने भतीजे को कहिए वह अपनी डिमांड कहीं और जाकर करे। अब यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। हाँ तो ठीक है, रखिए आप अपनी बेटी को अपने पास। मेरे होनहार भतीजे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। चलो भाई। अब जल्दी से वो अपने भतीजे का हाथ थामे बारात में आए सभी लोगों के साथ जाने को तैयार हो गए, जबकि लड़के वाले तो वह सब यहाँ देखते ही रह गए। निहाल नहीं है, ये रिश्वतखोर भतीजा है आपका। इसी की तरह लड़की ढूंढकर उसी के साथ इसकी शादी करवाना। आंचल ने बड़ी गुस्से से कहा। आंचल को धर्मपाल साहब ने रोकना चाहा, लेकिन वह उनकी किसी भी बात को सुने बिना ही अपने बारात को लौटाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। रुको, इस गाड़ी को हाथ भी मत लगाना, ये मेरे पापा ने लेकर दी थी तुम्हें। निहाल को गाड़ी की तरफ बढ़ते देखा तो उसे टोक दिया। ये गाड़ी मेरे नाम है, समझे तुम? वह दांत चबाती बोली थी। वह उसे घूर कर देख रहा था। आंचल ने पास पड़ी छोटी सी टेबल को उठाते उस गाड़ी के विंडो स्क्रीन पर दे मारा। वह चकनाचूर हो गई। सभी मुंह पर हाथ रखे आज उस लड़की के दबंगई अंदाज को देख रहे थे, जो सच में हीरा थी। जाओ, ले जाओ अपनी बारात और मेरा सामान यहीं छोड़ जाओ, तुम्हारे बाप की नहीं है। निहाल ने हाथ उठाते हुए कहा। ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वह उसके पास आता बड़ी गुस्से वाली शब्दों में उसे धमकी देता बोला। आंचल सस्ते काम करती भी नहीं है। उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए उसके गुस्से को और भड़का गई थी। वह गुस्से से आगे बढ़ता रास्ते में आई हर चीज़ को ठोकर मारता हुआ चला जा रहा था। उसके बारात में आए सभी लोग चले गए। वहाँ मौजूद मोहल्ले वाले दोस्त रिश्तेदार भी धर्मपाल के कंधे पर हाथ रखकर अफसोस करने लगे, जैसे उनके दुख में बराबर का हिस्सा ले रहे हों। कृपा होगी आप लोग इस तरह अफसोस ना करें और भगवान के लिए बस कर दें। अपनी बेटियों को बेचना। वह अपने हाथ जोड़ गई। कभी दहेज के नाम पर तो कभी जायदाद के नाम पर बेटियों की सौदेबाजी की जाती है। लड़के वालों को दहेज भर भर कर दो और साथ में अपनी बेटी भी दो और फिर सारी ज़िंदगी ऐसी लालची लोगों की डिमांड पूरी करते रहोगे। वह बोली तो बोलती ही चली गई। सभी ने उसके अंदाज को सराहा था, लेकिन धर्मपाल को यह सब सही नहीं लग रहा था। उनकी बेटी की बारात आकर वापस चली गई। क्या कुछ नहीं किया था उन्होंने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए? दहेज पूरा करने के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया था। और ये बात तो अभी आंचल जानती ही नहीं थी। वह अपने पापा के पास आई। वह दिल पर हाथ रखे वहीं बैठ गए। उन्हें सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। आंचल को उन्हें इस हाल में देखकर घबराहट सी हुई। पापा प्लीज़ संभाल लीजिए अपने आप को। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई गम नहीं। प्लीज़ आप भी खुद को संभाल लीजिए। उनका चेहरा दोनों हाथों में थामे। उसके आंखों में कोई आंसू नहीं थे, लेकिन मजबूत और ठोस हौसला देती बोली। धर्मपाल अपने सीने पर हाथ रखकर गहरा सांस भर रहे थे। अचानक ही उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा था। वह दिल पर हाथ रखे ज़मीन पर बैठते चले गए। आंचल पड़ोस के अंकल की मदद से उन्हें अस्पताल ले गई, जहां उन्हें जल्दी से आईसीयू में एडमिट किया गया था। पर दुल्हन के कपड़ों में वहां मौजूद थी। हर आने जाने वाले उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, जबकि वह अपने पापा की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रही थी कि तभी उसे एक तरफ से कॉरिडोर में भारी जूतों की चाप सुनाई दी और एक बॉडी बिल्डर वाला आदमी उसके सामने आकर खड़ा हुआ। मिस्टर धर्मपाल कहाँ हैं? उसके सवाल पर आंचल ने सर उठाकर उसे देखा था। वह कोई और नहीं, सुशील था। वही सुशील जिसकी कंपनी में धर्मपाल साहब कई सालों से काम कर रहे थे। एक और वजह भी थी जो यहाँ आया था। धर्मपाल उसके मरे हुए पिता के दोस्त भी थे। पापा आईसीयू में हैं। आंचल की भीगी भीगी आंखें और आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वह 1 मिनट की देरी किए बिना आईसीयू की तरफ बढ़ा था और वहाँ मौजूद डॉक्टर से सारी जानकारी लेता वह थोड़ा तसल्ली में हुआ था। वह अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल आया था
और धर्मपाल से टकराव हो गया था। जो मशहूर कपड़ों के अरमानी ब्रांड इंडस्ट्री में धर्मपाल साहब के साथ ही काम करते थे, सुशील को जब ये खबर मिली कि धर्मपाल को दिल का दौरा पड़ा है, जिस वजह से उन्हें भी अस्पताल में एडमिट किया गया है, तो वो बिना देरी किए यहाँ पहुँचा था। डोंट वरी मिस्टर धर्मपाल, अब खतरे से बाहर हैं, आप घर जाइए। वह उसे यूं दुल्हन बनता देख माथे पर बल डाले बोला, घर? मैं उनके बिना घर नहीं जा सकती, मैं अपने पापा को लेकर ही जाऊंगी। वह अपनी जगह से खड़े होते बोली। सुशील ने अपने होंठ भींचे बोला, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या इस वक्त आपको लगता है कि आपको यहाँ होना चाहिए? मुझे सिर्फ अपने पिता की सही सलामती चाहिए। आपके पापा ठीक हो जाएंगे, चिंता ना करो। वह अब की बार थोड़ा उसे तसल्ली देता हुआ बोला था। आंचल ने घूर कर उस आदमी को देखा था जो फालतू में ही उस पर अपना रूप झाड़ रहा था। एक्सक्यूज़ मी, पेशेंट को अपनी बेटी से मिलना है। डॉक्टर की बात सुनते आंचल भागती हुई आईसीयू की तरफ भागी थी। पापा प्लीज़ ठीक हो जाइए। वह उनका हाथ थामे अपने होठों से लगाए सिसक रही थी। आंचल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा घर नहीं बसा सका, मुझे माफ़ कर दो। मेरी बच्ची, पापा आप बस ठीक हो जाइए, फिर घर चलेंगे। और उनके माथे पर प्यार भरा किस करती पीछे हटी थी कि इतने में धर्मपाल को सुशील दिखाई दिया। मिस्टर धर्मपाल, डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं आप ठीक हो जाएंगे। सुशील बेटा, क्या आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? इस अचानक सवाल पर सुशील के साथ साथ आंचल भी बिल्कुल हैरान रह गई थी। पापा, वो हैरानी से बाप को देखने लगी। सुशील ने अपने कोट पर हाथ रखते एक नज़र उस आदमी पर डाली, उन्हें देखता चला गया था। और आज ही सुशील ने अपनी माँ के कहने पर अपना प्रपोजल दिया था। उनकी बेटी के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि उनकी बेटी की आज ही शादी है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन ये शादी टूट गई थी और अब सुशील के आगे ही अपना हाथ जोड़कर बोल रहे थे, पापा प्लीज़ ऐसा मत करिए। बताइए सुशील बेटा, क्या मेरी बेटी को आप अपनाओगे? उन्होंने दोबारा अपना सवाल दोहराया था। मैं तैयार हूँ। सुशील की बात पर आंचल ने हैरानी से उसे पलट कर देखा था। वो कैसे उस आदमी से शादी कर लेती, जबकि पर्सनली वह उसे जानती तक नहीं थी। पर सुशील ने धर्मपाल को जैसे जीने की एक उमंग दे दी थी। उसकी माँ की इच्छा पर वह धर्मपाल से बेटी का हाथ मांगने गया था, लेकिन जानता था उसकी आज शादी हो रही है और वे लोग नहीं मानेंगे। लेकिन अचानक जब माँ को आंचल की शादी का पता चला था, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर साहब ने कहा था कि उनको खुश रखिए और उनकी एक ही रट थी कि वह अपनी बचपन की मंगेतर से शादी करके उसे घर ले आए। हाँ, आंचल उसकी बचपन की मंगेतर थी। मिस्टर धर्मपाल उसके मरे हुए पिता के जिगरी दोस्त थे और इसी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए उन्होंने बचपन में ही सुशील और आंचल का रिश्ता जोड़कर मजबूत कर दिया था, क्योंकि उनके लिए स्टेटस मायने नहीं रखता था। लेकिन वक्त बीतता गया। उनकी मृत्यु के बाद सुशील ने उस बचपन की मंगनी को मानने से ही मना कर दिया। उसे अपने स्टेटस में ही शादी करनी थी ताकि पत्नी के साथ अपने सोसाइटी में सर उठाकर जी सके। पर उसकी माँ इस बात को नहीं मान रही थी। उन्हें अपने पिता का किया हुआ वादा निभाना था। उन्हें अपने मरे हुए पति की आखिरी इच्छा हर हाल में पूरी करनी थी। पर देर हो गई थी। लेकिन अब जबकि ये शादी टूट गई थी और सुशील ने धर्मपाल के प्रपोजल को अपनी माँ की इच्छा की वजह से स्वीकार कर लिया था, आंचल ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसने मना किया, लेकिन धर्मपाल ने उसे अपनी कसम दे दी और उसे राजी कर लिया। फिर कुछ ही दिनों में ये शादी एक मंदिर में कर दी गई थी और फिर कोर्ट में भी ये शादी को कराई गई थी। किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी गई थी। इसमें सुशील की माँ शामिल थी और वह इस शादी से बेहद खुश थी। मंदिर में सुशील के साथ उसकी शादी हो रही थी, पर आंचल इस जल्दीबाजी के शादी से बहुत घबरा रही थी और मरे मरे कदमों से सुशील के साथ फेरे ले रही थी। उधर सुशील भी दिल पर पत्थर लेकर सारे फेरे पूरे कर रहा था। एक गरीब परिवार की लड़की को अपनी धर्मपत्नी बना चुका था। शादी संपन्न हो गई थी। धर्मपाल ने सुशील की माँ की तरफ देखा, जो हमेशा उन्हें बड़ी इज्जत मान सम्मान दिया करती थी, क्योंकि वह उनके मरे हुए पति के दोस्त थे। धर्मपाल और सतीश की बहुत पुरानी दोस्ती थी। वे जब भी एक साथ मिलते थे तो वह एक ही प्लेट में खाना खाया करते थे। समधन जी, आपने आज अपना वादा पूरा कर दिया। मेरे जिगरी यार सतीश ने जो कह दिया, आंचल सुशील की है, फिर किसी और को कैसे मिल जाती। वह भीगी आंखों से देखती मुस्कुराकर बोली थी, आज मेरे पति की आत्मा को बड़ी शांति मिली होगी धर्मपाल जी। उनकी आखिरी इच्छा थी, आज पूरी हो गई। अब मैं भी तसल्ली से मर सकती हूँ और मैं तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके पास चेयर पर बैठे ये सब कह रही थी, जबकि वे दोनों जो उस अचानक हुई शादी के बंधन में बंधने से हैरान थे, अपने पिता और अपनी माँ को देखते दोनों ही कुछ हद तक तसल्ली में हुए थे। आंचल बेटा जाइए, घर जाइए, कल्याणी देवी उसे अपने साथ लगाए बोली, जबकि डॉक्टर ने धर्मपाल को 24 घंटे के लिए
अभी भी आईसीयू में रखने के लिए कहा गया था। माँ जी, आप बुरा ना माने तो मैं अभी अपने पिता के पास ही रहना चाहती हूँ। मुझे डर लग रहा है अगर मैं चली गई और बाद में उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। भगवान पर भरोसा रखो, अच्छा अच्छा सोचो। और बेटा अपनी हालत भी तो देखो, दुल्हन के कपड़ों में हो, अच्छा नहीं लग रहा। चलो कपड़े बदल कर आ जाना। मैं सुशील से कहती हूँ वह हमें घर भिजवा दे। उसे प्यार से समझाती अपने बेटे को कॉल मिला रही थी, जबकि आंचल अपना कपड़ा देखती थोड़ी अपसेट सी हुई थी। उसने अपने आप को बड़ी ध्यान से देखा, जो पूरी दुल्हन के कपड़ों में थी। उसने ज्वेलरी भी पूरी पहन रखी थी और उन्हीं कपड़ों में अपने पिता को अस्पताल ले आई थी। ऐसे हालत में कैसे उसे होश रहता। कुछ ही देर में सुशील वहाँ खड़ा था और माँ की बात सुनते ही सर हाँ में हिलाता। धर्मपाल साहब से बात करके वह खुद उन्हें घर ले जा रहा था। जो भी था, अब आंचल उसकी धर्मपत्नी थी और नई नवेली दुल्हन को ड्राइवर के साथ कैसे भेज देता। उसको यूं दुल्हन के कपड़ों में देखता, उसका दिल थोड़ा सा अंदर ही अंदर मचल रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठे माँ को उसने पीछे पैसेंजर सीट पर बिठाया। आंचल के लिए बैक डोर ओपन किया। तीनों ही गाड़ी में सवार हो गए। माँ, मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, मैं वहीं चेंज करूँगी। मेरी सारी चीज़ें घर पर ही हैं। वह उनके साथ उनके घर यूँ जाने पर बहुत झिझक रही थी। अरे बेटा, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारे ससुराल में, फिक्र ना करो। माँ ने जरा सा गर्दन घुमाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हल्के फुल्के अंदाज में आंचल से कहा, नहीं माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ऐसे जाना। आप प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। माँ, इन्हें समझा दीजिए कि तुम्हारा घर अब तुम्हारा ससुराल है। अब वो मेरी पत्नी बन चुकी हैं, इसलिए अब वापस जाना नामुमकिन है। इस बार जवाब सुशील की तरफ से आया था तो आंचल ने थोड़ा गुस्से में उसे घूरा था, जो देखने में तो किसी भी लड़की का दिल झट से जीत लेता। लेकिन आंचल जानती थी वह स्टेटस का नशावर था। उसे गरीब लोगों के साथ संबंध रखना अपनी बेइज्जती लगती थी। माँ वो फिर बोलने लगी, अरे आंचल बेटा, सुशील ठीक कह रहा है। तुम्हारा अब इस घर में अकेले रहना ठीक नहीं। पता नहीं धर्मपाल को अस्पताल कितने दिन रहना पड़ेगा। जब वो डिस्चार्ज हो जाए तो चली जाना अपने घर। कल्याणी देवी ने उसकी बात काटते हुए अपना फैसला सुनाया तो वह चुप हो गई। गाजियाबाद पहुंचे तो इतना बड़ा महल देखती। एक पल को आंचल के कदम बिल्कुल वहीं रुके थे। वह खुद को वहां एकदम से अनफिट महसूस करने लगी थी। दिल 120 के रफ्तार से उसका दिल धड़कने लगा। उसका जी चाहा जल्दी वहां से भाग जाए। आ जाओ अंदर चलो। वह आंचल का हाथ थामे अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि सुशील वहीं से गाड़ी यू टर्न ले गया। उसे अब वापस हॉस्पिटल जाना था। आप इसे यहाँ क्यों लाई हैं? आज तो इसकी शादी थी ना। माँ को सहारा देते हुए अंदर गेट तक लाई थी। हाँ थी शादी, लेकिन अब ये सुशील की धर्मपत्नी है। ये क्या कह रही हैं आप? सुशील ने शादी कर ली, वह भी इस लड़की से? सिमोना ने बड़ी मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, तुम्हें क्या तकलीफ है? कल्याणी देवी को उसका इस तरह रिएक्ट करना काफ़ी बुरा सा लगा था। माँ, आप जानती हैं ना, सुशील का रिश्ता मैंने अपने सहेली से तय करवाया है और आप इसे उठाकर लाई हैं। सिमोना ने मुंह बनाते हुए कहा। अब हो गई शादी ना। वैसे भी आंचल से सुनील का रिश्ता बचपन से तय था। मेरे मरे हुए पति की इच्छा को मैंने पूरा किया है। आंचल बेटा, जाओ और ऊपर चलो। वो बीमार थी, बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो आंचल ने जल्दी उन्हें सहारा दिया, जबकि सिमोना का सारा मूड खराब हो गया था। वह सुशील की सौतेली बहन थी। सतीश ने अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद ही कल्याणी देवी से शादी की थी। उस वक्त सिमोना 5 साल की थी और सुशील 7 साल का था। कल्याणी देवी और सतीश का बेटा पुनीत, जो इन दोनों से काफ़ी छोटा था, सुशील से बहुत प्यार करता था, क्योंकि सुशील भी अपने छोटे भाई पर जान छिड़कता था। दोनों के बीच बहुत प्यार मोहब्बत थी। सुशील ने पुनीत को कॉल करके कुछ लेडीज ड्रेस मंगवा लिए थे ताकि आंचल को कोई समस्या न हो, और फ़ोन पर अपनी माँ कल्याणी देवी को भी बता दिया था। कल्याणी देवी आंचल को अपने रूम में लाई थी। परेशानी हो रही होगी तुम्हें इस कपड़ों में, जाओ जल्दी कपड़े बदल लो, पुनीत आता ही होगा। फिक्र ना करना। वो बेड से टेक लगाते बैठती नौकरानी को खाने का इंतज़ाम करने का कह रही थी। मुझे भूख नहीं है। वह उनके पैरों के पास बैठी धीरे से बोली। उसका सारा ध्यान अपने पिता पर था, लेकिन सुशील वहाँ मौजूद था। कुछ हद तक उसे इस बात की तसल्ली थी कि सुशील उसके पिता के पास था और पुनीत परमिशन लेकर अंदर दाखिल हुआ था। भाभी नमस्ते। उनका पैर छूते कल्याणी देवी का भी पैर छूते नमस्ते करते। माँ, आपकी तबीयत कैसी है अब? वह कल्याणी देवी को गले से लगाता प्यार से बोला। चल हट आया बड़ा, मर जाएगी तो भी तुझे खबर नहीं होगी। जा अपने दोस्तों में ही रहना। भगवान न करे माँ, मेरी माँ कभी नहीं मर सकती। आप मेरी उम्र भी लेकर जियोगी। माँ, अभी तो अपने भैया के बच्चों को भी खिलाना है, फिर मेरी शादी करवानी है। वह अब हंसते हुए बोला था। उन्हें भी हंसा रहा था। भैया ने बहुत लंबा हाथ मारा है। इतनी खूबसूरत दुल्हन को लेकर आए हैं, क्यों?
आंचल भाभी, अब आंचल की तरफ ध्यान देता वह सारे शॉपिंग बैग की पन्नी आंचल की तरफ बढ़ाया था, जो अब चुप खड़ी थी। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो जो मिला है वही लाया हूँ। पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। ख्यालों में वह अपनी धारा को याद करता मुस्कुराया था, जिसको वह सबसे छुप छुप कर घुमाने लेकर गया था। वापसी पर सुशील की कॉल पर उसे ही अपने साथ शॉपिंग मॉल लेकर गया था और उसी से वह आंचल के लिए सारी शॉपिंग करवाया था। मैंने तो आपसे कहा था माँ, मैं अपने घर से चेंज कर लेती, आप ही नहीं मानी थी। वह अब सर झुकाए बोली थी। तभी धारा अंदर दाखिल हुई थी। आंटी, क्या हुआ आपको? वह अभी सिमोना ने मुझे खबर दी थी आप हॉस्पिटल में थी। वह सामने दुल्हन बनी बैठी लड़की को देख एकदम हैरान रह गई थी। अरे धारा बेटा, ये आंचल है, सुनील की दुल्हन, उन्होंने मोहब्बत से कहा तो वो बड़ी आश्चर्य में पड़ी। कहने लगी, सच में? वह अब मुस्कुराती हुई पुनीत की तरफ देख रही थी और मन ही मन आंखों ही आंखों में उन दोनों की बातें हो रही थी कि चलो अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, अब हम दोनों की शादी में कोई रुकावट नहीं। नज़र बचाकर पुनीत ने उसे एक आंख दबाकर इशारे से उसे किस किया था। यू आर सो ब्यूटीफुल। धारा ने आंचल का हाथ थामे मोहब्बत से उसकी तारीफ की थी। धारा बेटा, आंचल को सुशील के कमरे में ले जाओ, या अपने कपड़े चेंज कर ले और नौकरानी से खाने का कह दिया। खाना टेबल पर लगा लो, आज सब मिलजुल कर खाएंगे। कल्याणी देवी की बात पर धारा ने हाँ में सिर हिलाते हुए आंचल को सुशील के रूम में छोड़ दिया था। यही है सुशील बड़े भाई का कमरा, और आज से आपका भी हो गया। धारा ने चहकते हुए कहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुशील का रिश्ता आपसे ही तय हुआ था ना? फिर आप मुझे देखकर बजाय गुस्सा होने की इतना खुश क्यों हो रही हो? आंचल धारा को इतना खुश होते देख वो ये बात पूछे बिना अपने आप को रोक नहीं पाई थी, और ये बात उसको बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। तो दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि मैं सुशील से कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। मैं तो पुनीत से प्यार करती हूँ। ये तो सिमोना है जो हमारे पीछे पड़ी हुई है। न जाने क्यों उसे लगता है कि मेरी शादी सुशील से होनी चाहिए, और मेरी माँ भी यही सोचती है कि मेरी शादी सुशील से होनी चाहिए। पर मैं और पुनीत तो आपस में एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, शायद भगवान को भी हमारा प्रेम करना पसंद है, इसलिए आपकी शादी सुशील से हो गई। वो बड़ी राजदारी से उसे ये सब बातें बता रही थी। आंचल ने अपनी मुस्कुराहट दबाते पूछा कि ये जितनी सारी तुमने शॉपिंग की है, लगता है तुम पुनीत के साथ थी। आंचल की ये बात सुनते ही धारा को एकदम से खांसी का दौरा पड़ा था। आपको कैसे पता चला? मैं भी आंखें रखती हूँ। अब शॉपिंग बैग से कपड़े निकाल रही थी, उनमें से एक ड्रेस सिलेक्ट करती, बाकी वहीं छोड़ती वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। उसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट थी और सारी चीज़ उसके साथ थी। वह कपड़े निकालती सब कुछ अंदाज़ा लगा चुकी थी, और आंचल ने बाकी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। वह इन चीज़ों पर अपना हक नहीं समझती थी, जबकि ये भूल रही थी इस वक्त उसके तन पर जो भी ड्रेस है वो भी उस आदमी का ही है। रात के खाने पर अच्छा खासा इंतजाम किया गया था। आंचल तो ये सब देखकर हैरान रह गई थी। अपना मोबाइल वह घर ही छोड़ आई थी, वरना हॉस्पिटल फ़ोन करके पापा का पूछ लेती। आंचल की माँ नहीं थी, उसके पिता नहीं, उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। उसके चाचा चाची थे, पर उसके घर से थोड़ा दूर रहते थे। वह सुशील की वापसी के इंतजार में सोफे पर बैठी सो गई थी। सुबह 4 बजे के करीब कमरे का दरवाज़ा खुला तो आंचल को सोफे पर आड़ा तिरछा सोते देख थोड़ा सा परेशान हुआ था। साथ ही उसका पल्लू भी नीचे गिरा हुआ था। उसके डीप गले ब्लाउज में से उसका दूधिया रंग आधा सीना बाहर दिखाई दे रहा था, जिसे वह देखता ही रह गया था। उसका मोबाइल जो उसके घर से आते हुए ले आया था और वहाँ लॉक लगा दिया था, मोबाइल को साइड टेबल पर रखते उसके पास चला आया। साड़ी का पल्लू एक तरफ को गिरा हुआ था। अचानक ही सुशील की निगाह उस तरफ गई तो वह अपना निचले होंठ का कोना दांतों तले दबाता चला गया और जल्दी से नज़र उसके जिस्म से चुराया था, लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा बार बार उसे अपनी तरफ खींच रहा था और फिर ना चाहते हुए भी उसको देखने पर खुद को रोक नहीं पा रहा था। धीरे से झुकता उसे अपनी बाहों में भरकर उसके साड़ी का पल्लू नीचे था। सुशील की आंखों के सामने वह सारा जिस्म उभर कर उसके सामने आया। उसका दिल धड़कने पर मजबूर हो गया। सोए हुए उसका सर तकिए पर रखते उठा। वह और भी ज़्यादा गहरी नींद में चली गई थी। सुनील ने धीरे से उसे अपने बिस्तर पर लिटाया था, जो गरीब लोगों को कुछ समझता ही नहीं था। आज एक गरीब लड़की उसकी धर्मपत्नी बनकर उसके बिस्तर पर लेटी थी और उसे गोद में उठाता अपने बिस्तर पर लिटा रहा था। उसका सर तकिए पर रखता जरा सा वो पीछे को हुआ तो तभी आंचल ने उसका बाजू नींद में ही थाम लिया। उसे अपने पास खींचते उसके बाजू को अपने ऊपर रखते करवट लेकर सो गई।
सुनील ने धीरे से अपने बाजू उसके हाथ से छुड़वाए, उसके साड़ी का पल्लू उसके सर के पास रखा और बाथरूम में चला गया। सारी रात उसकी अस्पताल में जागते हुए बीती थी। अभी वो कुछ तसल्ली में हुआ तो अपने दोस्त विक्रांत को वहाँ छोड़कर खुद घर पर आ गया था। नहाता हुआ वह टॉवल के साथ बाहर निकला तो उसी पल आंचल की आंख मिली थी। आप कब आए? अपना साड़ी का पल्लू ढूंढती उसे खुद पर ओढ़ती बिस्तर से उठी थी, जबकि नींद आंखों में अभी भी भरी हुई थी। वह उसके पास आते खड़ी थी। मेरे पापा कैसे हैं अब? मेरे पापा कब घर आएंगे? वो बड़ी मुश्किल से आंखें खोलती उसके बहुत करीब आती पूछ रही थी, जबकि अभी तक ये नहीं देख सकी कि वह बिना कपड़ों के था। ठीक है, 2-3 दिन के बाद उनको शायद वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वह अपने बाल सुखाते बोला, मुझे कब लेकर चलोगे हॉस्पिटल? अचानक आंचल की निगाह उसके बॉडी पर पड़ी तो बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। आंखें फाड़े वह उसे देखती रह गई। आप बिना कपड़ों के हैं? मैं जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ गई। तो मैं बिना कपड़ों के ही हूँ और तुम्हारा पति हूँ और टॉवल भी पहन रखी है। उसमें शर्माने वाली क्या बात है? वह उसको यूं मोड़ता देख माथे पर बल डाले बोला था, आप पहले कपड़े पहन लीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। तो कर लीजिए, किसने रोका है आपको? वह उसे खींचकर अपने सामने करता ड्रेसिंग रूम से लगाते उसके दोनों तरफ अपना हाथ रख गया। आंचल का सांस जैसे उसके गले में ही अटक गया था। वह फिर से उसके चेहरे को देखती, उसकी चौड़ी छाती देखती, अपना सांस रोक गई। उसकी बॉडी शेप बहुत खूबसूरत थी और अट्रैक्टिव था। कोई भी लड़की उस पर फिसल सकती थी। आंचल ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लिया। मुझे पापा के पास ले चलो। ले जाऊंगा, पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर नाश्ता करके चलते हैं। वह उसकी शर्माहट की वजह से पीछे होता अपने कपड़े पहनता धीरे से बोला। ड्रेसिंग रूम में चला गया, जबकि वह जल्दी बाथरूम जाती नहाने लगी। बाहर निकली तो सुशील को पूजा करते देखा। वहां जाकर खड़ी हुई। सुशील पूजा कर चुका था और वह अब बिस्तर पर लेटते आंखें मूंद गया। आंचल भी अब पूजा करने खड़ी हुई थी। वह अपने पापा के लिए प्रार्थना कर रही थी और रो रही थी। वह आरती लेते सुशील के पास आई तो देखा वो बेड के साथ टेक लगाते ही सो गया था। वह सारी रात अस्पताल में उसके पापा के पास था और अब थकन से वह सो गया था। धीरे से उसके पास आती उसका सर तकिए पर धीरे से रखने लगी कि एकदम सुशील ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वह सीधा उसके सीने से जा लगी। वह सुशील को देख रही थी जो नींद में अपनी आंखें मूंदे हुए था। आंचल ने जरा सा पीछे होना चाहा, लेकिन सुशील की पकड़ बहुत मजबूत थी। नींद में ही वह उसे अपने सीने से लगाए गहरी नींद में चला गया। आंचल ने गहरी सांस लेते एक नज़र उसे देखा और अपनी आंखें मूंद ली। वह चाहती तो उससे ज़बरदस्ती खुद से छुड़ा सकती थी, लेकिन उसके नींद का ख्याल करती वह रुक गई और उसके साथ ही सो गई। इधर सुबह 8 बजते ही कमरे का दरवाज़ा कई बार बजा था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के संग जुड़ी गहरी नींद में थे। दोनों में से किसी की भी आंख नहीं खुल रही थी। मोबाइल पर आई कॉल से सुशील की आंख खुली। वह जरा सा हिला तो अपने सीने पर भारी बोझ महसूस करता एकदम से उसकी आंखें खुल गई थी। आंचल उसके सीने पर सर रखे गहरी नींद में सोई थी। न जाने दोनों को आज इतनी गहरी नींद वे अभी एक दूसरे की बाहों में कैसे आ गई थी। सुशील ने धीरे से उसका सर अपने सीने से हटाते उसका सर तकिए पर रखा और मोबाइल पर आई कॉल अटेंड करते उठा। हॉस्पिटल से उसके दोस्त का फ़ोन था। उसने घबराकर धर्मपाल की तबीयत का बताया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तुम्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना होगा। ये बात सुनते ही वह जल्दी से उठ बैठा और जल्दी से वह आंचल को लेकर अस्पताल पहुंचा था। धर्मपाल की सांस उखड़ रही थी। पापा, वह रोते हुए उनका हाथ थाम गई। बस बेटा, शायद भगवान ने इतनी जल्दी ही लिखी थी। सुशील बेटा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। वह सुशील को कहते अपनी आखिरी सांसें गिनते इस दुनिया से चले गए थे। आंचल चीख मार कर रो पड़ी थी। वह अपने पापा को यूँ अपनी आंखों के सामने इस दुनिया से जाता देख बुरी तरह से रो रही थी। सुशील ने उसे संभालते अपने सीने से लगा लिया। मौत तो एक दिन सबको आनी है और सब ने ही एक दिन इस दुनिया से लौट जाना है, भगवान के पास चले जाना है। ये राम नाम सत्य है और सबको इसी तरह दुनिया से चले जाना है। आज धर्मपाल साहब इस दुनिया से चले गए थे। महीना हो गया था। अपने पापा की इच्छा पर वो अपने ससुराल आ गई थी और करीबन पिछले 1 महीना से वो अपने ससुराल में ही रह रही थी। सुनील उसका खूब ख्याल रखता था, लेकिन वह बहुत उदास हो गई थी। उसके पिता की याद उसे एकदम बेहाल कर देती थी। वह किसी से ज़्यादा बात तक नहीं करती थी। फिर कल्याणी देवी एक दिन उन दोनों को अपने कमरे में बुलाया और कहा, आंचल बेटा, इस तरह ज़िंदगी नहीं चलेगी। तुम्हें अपने पिता को भूलना होगा, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी होगी। तुम्हारे पिता की भी तो यही इच्छा थी, तुम दोनों खुश रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी की रिसेप्शन पार्टी रखूँ। सभी दोस्त रिश्तेदार को इस शादी के बारे में बताना पड़ेगा, नहीं तो सभी नाराज़ हो जाएंगे।
आंचल बेटा, मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करो। कब तक ऐसे उदास रहोगी? एक दिन तो सबको ही जाना है। उनकी बात सुनते वे दोनों ही चौंक पड़े थे। एक तरफ सुनील उसके लिए अपना दिल बागी महसूस कर रहा था तो दूसरी तरफ उसको यूं गम में पड़े देख आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था। आंचल कहने लगी, ये शादी ज़बरदस्ती हुई है और मैं किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल नहीं होना चाहती। आप उनसे कहिए मुझे डिवोर्स दे। क्या बकवास कर रही हो? अचानक सुशील गुस्से में खड़ा हुआ था। आंचल को गुस्से से देखकर जोर से चिल्लाया। उसे उसके दुख की वजह से थोड़ा उसे समय दे रहा था कि वह खुद को संभाल ले, लेकिन वह अपने दिमाग में क्या सोच कर बैठी थी। उसकी बात पर तो सुशील का दिमाग ही घूम गया था। आप चिल्लाइए मत, मेरी बात पर ध्यान दे। आपके और मेरे स्टेटस में ज़मीन आसमान का अंतर है। भाड़ में गया स्टेटस। मेरे लिए एक ही बात सच है कि अब तुम मेरी धर्मपत्नी हो। खबरदार जो दोबारा अपने मुंह से इस तरह की बातें की। अचानक से कल्याणी देवी का सांस उखड़ा था। वह जल्दी उनकी तरफ मुड़ा। माँ, क्या हुआ? आप ठीक है ना? वह जैसे सांस नहीं ले पा रही थी। कल्याणी देवी, वो घबरा गया। आंचल भी घबराते उनके पास जाकर खड़ी हो गई। सुशील ने जल्दी उन्हें पानी पिलाया तो वह गहरी सांस भरते आंखों में आंसू लिए आंचल को देखने लगी। बेटा, ऐसी बात दोबारा इस तरह मुंह से मत निकालना। ये रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम अब सारी जिंदगी सुशील के साथ ही रहोगी और मेरा बेटा सुशील तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। अपनी मोहब्बत से तुम्हें संभालेगा। ये तुम दोनों के मरे हुए पिता की इच्छा थी। अब पूरा किया है तो उसे निभाओगी। कल्याणी देवी उन दोनों के हाथ चूमती, उन दोनों को एक दूसरे के हाथ में हाथ देती अपनी कसम दे रही थी। आंचल अपने पिता को खो चुकी थी। अपनी माँ जैसी सास को नहीं खोना चाहती थी। अब उनके शादी को 1.5 महीना हो चुका था। कल्याणी देवी चाहती थी कि उनका रिसेप्शन धूमधाम से हो ताकि सबको पता चल जाए कि उन दोनों की शादी हुई है। आखिर रिश्तेदार और सभी जानने वालों को भी बताना था। धारा और पुनीत की शादी भी तो करवानी थी। वे दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सिमोना इन दोनों का रिश्ता किसी हाल में भी नहीं होने देना चाहती थी। पता नहीं उसे क्या समस्या है। कल्याणी देवी ने नाम में सिर हिलाते अफसोस से कहा, आप फिक्र ना करें, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। सुशील ने एक प्यार भरी नज़र आंचल पर डाली। कल्याणी देवी को तसल्ली देने लगा। क्या करूं, मैं अजीब मुसीबत में पड़ गई हूं। कल्याणी देवी ने अजीब फंदा डाल दिया है धारा और पुनीत की शादी का। अब भला बताओ, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? उसकी सारी फैक्ट्री तो सुशील के नाम पर है और घर मकान की जायदाद कल्याणी देवी के नाम पर है। पुनीत के हिस्से में तो कुछ भी नहीं है। उस वक्त धारा की माँ अपने पति से बात कर रही थी। सरला देवी, छोड़ो जायदाद की लालच को। मेरे ख्याल से पुनीत और धारा की शादी करवा देते हैं। मिस्टर बनवारी लाल भी बेटी की इच्छा को मद्देनजर रखते बोले, जबकि पास बैठी धारा ने पिता को गले से लगा लिया। ऐसे कैसे करवा दूँ? शादी सब कुछ सुशील के नाम पर है, या फिर कल्याणी देवी या फिर उसकी बहन सिमोना के नाम पर है। इस पुनीत के नाम पर कुछ भी नहीं आने वाला। और फिर उसके शादी के बाद तो उसके पत्नी का ही होगा ना, क्योंकि अब सुशील की तो शादी हो गई है। अब उसके सपने सजाना तो बेकार है। बेटी की किस्मत ही खराब है। दौलत हाथ आते आते सब कुछ तहस नहस हो गया है। मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं पुनीत से अपनी बेटी की शादी करवाऊं। बनवारी लाल ने अपने होंठ दबाते कहा, हमारे हाथ अभी भी बहुत कुछ है। आंचल और सुशील के बीच अभी तक उन दोनों में ऐसा कोई पति पत्नी वाले रिश्ते की शुरुआत नहीं हुई है, तो हमें ये होने नहीं देना चाहिए। बनवारी लाल ने एक आंख दबाते अपनी पत्नी को कहा तो वह खड़े रघु को बहुत बुरा लगा था। रघु बनवारी लाल के बड़े भाई का बेटा था और बहुत ही अच्छा था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वह सरला देवी और बनवारी लाल के साथ ही रहता था, लेकिन उन लोगों से बिल्कुल अलग था। उसे दौलत की कोई लालच नहीं थी। वह सिमोना से बहुत मोहब्बत करता था। सिमोना धारा की बेस्ट फ्रेंड थी और सिमोना चाहती थी कि धारा की शादी सुशील से हो। कि सरला देवी को समझाना चाहता था, चाची ये बात बहुत गलत है। रघु की बात उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रहने दो रघु, मेरे पति ने और मैंने उस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। कल्याणी देवी मेरी बचपन की सहेली है, लेकिन उसने मेरी कोई लाज नहीं रखी। उसे तो अपने मरे हुए पति की इच्छा पूरी करने की पड़ी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल उसे दिए हैं और बदले में मुझे क्या मिला है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ मेरी सहेली कल्याणी देवी ने बहुत बड़ा धोखा किया है। उसे अच्छे से पता है आधा से ज़्यादा दौलत सुशील के नाम पर है और इस बात का उसे ज़रा भी कोई अंदाज़ा नहीं। पुनीत के नाम पर तो कुछ भी नहीं, बस उसे तो अच्छा बनने का भूत सवार रहता है। बनवारी लाल कहने लगा, सही कह रही हो सरला देवी, लगता है कल्याणी देवी को पुनीत से कोई प्यार नहीं है। क्या पुनीत और धारा की शादी हो पाएगी? क्या रघु और सिमोना एक दूसरे का हो पाएंगे? क्या आंचल और सुशील एक दूसरे को समझ पाएंगे?
ये कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है, तो आप इसके दूसरे भाग को मिस ना करें। और इस कहानी का दूसरा भाग आपको इसके कैप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से दूसरा भाग देख सकते हैं। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।